2020 के कोविड के बाद, जून के बाद डेवलपर्स इतने डर गए थे कि कोई लॉन्चिंग ही नहीं आ रही। यार एक बात बताओ, एक रिसर्च में ये पता लगा आपके बारे में, क्या आपकी कंपनी ने 1000 करोड़ का धंधा किया पिछले साल? हाँ, मैं जब बता रहा था कि कैसे-कैसे हमारी जर्नी शुरू हुई, तो पिछले साल हमने 1000 करोड़, प्रिसाइज़ली 1026 करोड़ ओके। का बिज़नेस हमने किया है। और दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर आईटी इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, और इसमें कोई रेगुलेटर नहीं था। राजेश भैया कैसे डिकोड किया मार्केट को? जॉब, फिर एक छोटी कंपनी, फिर एक बड़ी कंपनी बनाई, फिर कंपनी के साथ कोलैबोरेट भी किया, फिर अतुल्यम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बनी, फिर अतुल्यम ग्रुप बन गया, धिया फाउंडेशंस आ गया, मतलब सीएसआर फंड भी दे रहे हो, पैसा ले भी रहे हो, ब्रोकरेज भी कमा रहे हो, बिल्डर नहीं बनना, ये सब कैसे कैसे हुआ ये सब? सी आशुतोष, इसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। अगर आप यूएसए में देखेंगे तो 50% जो मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से मेरा मतलब है प्राइमरी मार्केट। सो 50% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। चाइना में 36% जो है वो है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2% है जो कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। सो पहले मैं खुद एक बायर था, मैंने अपने लिए फ्लैट लिया था, बहुत साल पहले की बात है। मैंने एक ट्रोनिका सिटी में फ्लैट मैंने लिया था, और मुझे जो चाहिए था वहां पे एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए था, जो नहीं मिला। ओके। मैं एक आईटी का बंदा रहा हूं, तो आपको पता है कि जब आप हॉस्टल से आईटी में जाते हो, काम करते ओके। हो, तो पैकेजेस बहुत हाई होते हैं, और आईटी वाले बंदों को लोन इजीली अवेल हो जाता है। हम्म। तो मुझे प्री अप्रूव्ड लोन मिला था, उससे मैंने फ्लैट लेने की कोशिश की, और मुझे वहां पे प्रोफेशनल अप्रोच वहां पे मिला नहीं। हम्म। और बहुत सारी जगह है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों का भी कहीं एक्सपीरियंस होगा। सो देयर आर सेट ऑफ कस्टमर्स हु ओनली वांट टू डील विद प्रोफेशनल पीपल। ओके। सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के साथ वो डील करना चाहते हैं, और हमारे यहाँ पे वो है नहीं। हालांकि अब बहुत आना शुरू हुआ है, लाइक तनुज शौरी है जो आईआईटी दिल्ली का है, आईएम्स लखनऊ से उसने एमबीए किया हुआ है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो कि अच्छे पढ़े लिखे होके इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। सो यहाँ पे डिकोड करने का मतलब ये था कि वो जो गैप एरिया था, उस गैप एरिया को प्रोफेशनल तरीके से फिल करना था। रियल स्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे एंट्री गेट बहुत टाइट है। ऐसा बोला जाता है कि ये हाईली इनडिसिप्लिन लोगों का काम है, या ओके। बदमाश लोगों का काम है, या दबंग लोगों का काम है। कुर्ता पैजामा पहन के आएंगे और वो कड़े पहन के आएंगे, वो डील करेंगे, तो बहुत सारे लोग उनसे ना दूर हटते हैं। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए था, कि जहां पे जाके लोग मिल के बैठ के, भले ही ओके। वो प्रॉपर्टी ले या ना ले, उनको एक अच्छा लगे। फॉर ओके। एग्जाम्पल, आप एसबीआई में जाओगे तो बहुत सारे लोग ना उनकी सर्विसेज को बहुत प्लीजिंग या सूदिंग सर्विसेज नहीं है। कैसे आईसीआईसी ने और एचडीएफसी ने, एक्सेस ने इसको ब्रेक किया? बिकॉज ऑफ द सर्विसेज। कि कोई क्लाइंट आ रहा है, चाहे वो छोटा क्लाइंट आ रहा है या बड़ा क्लाइंट आ रहा है, वो उनको पहले ग्लास ऑफ वाटर देते हैं, फिर उनको बैठाते हैं, फिर ओके। काम करते हैं। तो इस चीज की जो कमी थी, उसी को फिल करने के लिए हम आए, कि हम शर्ट में, टाई में, ब्लेजर में पहन के हम बैठ के हम प्रॉपर्टी बेचते हैं। क्या बात। तो राजेश भाई एक बात बताओ कि इंजीनियरिंग, एमबीए, लॉ, फिर बैंकिंग सर्विसेज, रियल एस्टेट, पहले जॉब, फिर वहां से अतुल्यम ग्रुप तक का सफर, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप कैसे रहा और क्या क्या किया आपने, क्यों ही आए आप रियल ये एस्टेट? हादसा था, ये अच्छा। एक्चुअली हादसा था, ये प्लान कुछ भी नहीं था। सो और बड़े सारे हादसे होते गए मेरे साथ, ठीक है। अच्छा। सो अच्छा, ऐसा होता है, बोला भी जाता है कि जो हादसे होते हैं ना, इंसान को स्ट्रांग बनाते हैं। ओके। सो पहला हादसा मेरे साथ हुआ जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था, ठीक है। और थर्ड ईयर में मेरी प्लेसमेंट हुई थी सत्यम कंप्यूटर्स में। सो ओके। थर्ड ईयर वालों ने खूब पार्टी शार्टी की थी कि यार, हम्म। जो लोग प्लेस हो गए थे, सत्यम वाज द फर्स्ट कंपनी टू कम टू आवर हम्म। कैंपस। सो 2006 के बैच का मैं पास आउट हूँ, और हम्म। 2007 में सत्यम बंद हो गई। तो ओके। ये पहला हादसा हुआ मेरे साथ, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर दिल टूटा, एचसीएल में आया। और जब किसी इंसान का दिल टूटता है ना, तो फिर दोबारा जुड़ नहीं पाता है। सो ठीक है। आईटी के साथ में वो रिलेशन नहीं बना पाया एचसीएल में भी रह के। तो वहां से देन आईटी हट गया दिमाग से? हट गया। फिर मैंने बैंकिंग की, और कोर बैंकिंग मैंने की, और एमबीए किया मैंने। और एमबीए ज्वाइन करने के बाद मैं बैंक में ज्वाइन किया, मैंने एचडीएफसी बैंक में मैंने ज्वाइन किया। ठीक है। नाउ जब मैंने एचडीएफसी बैंक में ज्वाइन किया, देन आई रियलाइज कि यार सर्टेनली आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। कि जितने लोगों को मैं, क्योंकि मैं एडवांसेस में था, लोन्स में था, मैं लोन फंड कर रहा था, और जितने लोग जो रियल एस्टेट से रिलेटेड थे, कोई 100 करोड़ का लोन ले रहा है, कोई 250 करोड़ का ले रहा है, कोई 500 करोड़ का ले रहा है, उनकी ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखोगे तो मेजरली वर नॉट ग्रेजुएट। अच्छा। सो वन फाइन डे आई टोल्ड माय फादर कि पापा ऐसा है, अब मैं रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाहता हूँ।
ठीक है। माय फादर इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो ओके। उन्होंने बोला यार तेरे को इसलिए बड़ा बनाया, इतना पढ़ा लिखा है कि अब तू दलाल बनेगा, बिकॉज रियल स्टेट के बिजनेस को हमारे यहाँ पे बहुत डिग्निफाइड या ग्लोरीफाइड वे में परसीव नहीं किया जाता है। ओके। सो आई मैंने अपने फादर से बात किया मैंने और बोला कि मैं रियल स्टेट ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा। सो मेरे फादर ने बोला यार इतना पढ़ लिख के अब तू दलाल बनेगा। सो रियल स्टेट का परसेप्शन उनके नजरों में यही है, और हमारे समाज में रियल स्टेट का जो बिजनेस करते हैं ऐसा बोला जाता है कि जो कुछ नहीं करता उसको रियल स्टेट पकड़ा दिया जाता है। सो ऐसा सम ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग। हाँ, ठीक ऐसा है। परसीव किया है। तो मैंने पापा को अच्छा। बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, दिस इंडस्ट्री इज वेरी वेरी फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री। ओके। और 2016 में, तब आपको याद होगा मोदी जी की गवर्नमेंट 2014 में आई थी, एक ओके। स्टार्टअप इंडिया आया था, जहां पे स्टार्टअप इंडिया में क्या था कि 2 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर होगा तो कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी आपसे स्क्रूटनी करने के लिए नहीं आएगी। ओके। तो उसमें मैंने इसको कंपनी को मैंने अतुल्यम को डाला, मैंने काम करना शुरू किया। एंड एज यू नो कि जब भी कोई अच्छा काम आप करने जाओगे, आप बुरा काम करने के लिए आओ तो बहुत सारे लोग आपको साथ में देंगे। ठीक है। सपोज कि अगर आप बोलो कि मुझे मंदिर जाना है, तो 2 लोग भी साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन आप बोलो कि आज मुझे ना पार्टी करनी है, तो 4 लोग अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो बुरा काम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो अच्छा काम करने देता नहीं कोई। तो मैं जब ये करना चाह रहा था तो मुझे कोई भी करने नहीं दे रहा था, मुझे लीगल बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। सो उस लीगल प्रॉब्लम के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन था कि या तो मैं एक प्रोफेशनल लॉयर को हायर करूं। जो प्रोफेशनल लॉयर होता है वो बहुत कॉस्टली होते हैं, उनके फीस पर हेयरिंग के बहुत महंगे होते हैं। ठीक सो है। आई डिसाइडेड कि मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद लॉ कर लेता हूँ। सो मैंने ओके। 2018 में अपना लॉ कंप्लीट किया है, एंड बिलीव मी, जब मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया मेरी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गई। और काम के हिसाब से मतलब लॉ काम आ रहा है। अब बिना लॉ किए रियल स्टेट में थोड़ा सा सर्वाइवल मुझे लगता है कि ठीक है। डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा लीगल की नॉलेज। अच्छा, मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग हम्म। मुझे अपने काम के अलावा बाकी जगहों में बहुत हेल्प हो रहा है। कि लेट अस सपोज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि किसी ट्रैफिक वाले ने रोका ठीक और है। आपका कार्ड देखा कि आप लॉयर हो, तो आपसे कोई सवाल नहीं करता, वो कहता ठीक है आप चले जाइए। अच्छा, ये बात ट्रेंडिंग ये ट्रेंड है। ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग है बात। अच्छा, लॉ एक ऐसी चीज है जिसको करने के लिए 60 साल की उम्र तक आप उसको कर सकते हो, कोई एज लिमिट है नहीं। तो जब से मैंने लॉ किया तब से मैंने ये देखा कि मेरे बिजनेस में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो फर्स्ट लीगल नोटिस पे सॉल्व हो रहा है, और कुछ एक कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता है तो इजीली हो जाता है। तो ये करना इसलिए पड़ा बिकॉज यहाँ एंट्री गेट बहुत टाइट थी, कोई एंटर नहीं करने दे रहा था। ठीक है। कितने साल हो गए रियल एस्टेट में आपको? और 2016 अप्रैल 2016 को हमने ये कंपनी शुरुआत की नहीं थी। नहीं, हमने वैसे जैसे आप जब जॉब में थे तब मैं जॉब, इससे पहले मैंने 2 साल मैंने नौकरी की, और रियल जब एस्टेट में। मैं रियल एस्टेट में नौकरी की, मैंने एज अ वीपी सेल्स एंड मार्केटिंग मैंने ओके। काम किया, और मैंने उस कंपनी से बहुत सीखा। मैंने जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वहां से इतना सीखने को मिला, मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया था, मैंने एक अच्छी टीम हायर की। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें जो 2 डायरेक्टर्स थे, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट उनका हो गया, तो एक डायरेक्टर नोएडा की तरफ चले गए और एक डायरेक्टर वहीं रह गए, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। अदरवाइज आई वाज वेरी हैप्पी इन द जॉब, आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, अच्छा सीखा मैंने। बट क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर रहे थे और मैंने 50-54 लोगों की टीम मैंने बना ली थी, तो एक हादसे के तौर पे मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ये भी कह सकते हैं गॉड ग्रेस की, नहीं तो आप अभी तक जॉब ही कर रहे होते अगर आप इतने हाँ। सेटिस्फाई थे तो। सो वहां पे मैं जॉब कर रहा था और 54 लोगों की मेरी टीम बन गई थी, और क्योंकि उन डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि पार्ट बेस करने के लिए एक ग्रेटर नोएडा में चले गए, एक वहीं पे रह गए, तो बाकी जो टीम थी उन्होंने बोला कि सर अब हम क्या करें। फिर वी हैव डिसाइडेड म्यूचुअली कि यार ऐसा करते हैं कि अब, क्योंकि अब जब काम हम एक कंपनी के लिए कर ही रहे हैं तो मल्टीपल कंपनी के लिए हम लोग काम करना शुरू करेंगे। वहीं पे एक अकाउंट्स में लड़की थी, उसके हस्बैंड जो थे गुड़गांव के किसी रियल स्टेट फर्म में थे, उन्होंने ओके। हमसे परिचय करवाया। उसी कंपनी में कोई एक जेंटलमैन थे, देखो यू शुड नेवर फॉरगेट योर बैड टाइम्स। उसी कंपनी में एक जेंटलमैन थे जो प्रिंटिंग का काम करते थे, उन्होंने 3 लाख रुपए का फंड दिया। सो दिस कंपनी वाज स्टार्टेड इन अ रूम 10x10, 10x10 ओके। के कमरे में, और 3 लाख के पेड अप कैपिटल से शुरू हुआ था। और वो और भी आपने किसी उधार लिया? उधार लिया, लेकिन उनको भरोसा बहुत था कि ये लड़का कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करेगा, अच्छा। अच्छा काम ठीक है। जरूर करेगा। तो ये हादसे के तौर पे शुरू हुआ था, बट पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं। लास्ट ईयर तो राजेश भाई एक बात बताओ कि लगभग 10 साल रियल एस्टेट में। अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास। हाँ, ठीक है। और डायरेक्टली बैंकिंग से आपने स्विच किया इधर। तो आईटी से तो चलो बैंकिंग में समझ में आता है कि वो पहला प्यार छूट गया। लाइफ में प्यार कब मिला? लाइफ में प्यार कब मिला हाँ। यार? या लाइफ में आगे कैसे बढ़े? अब आप शादीशुदा, 2 बच्चे हैं। तो ठीक है। लाइफ में प्यार कब मिला, जो मेरी लाइफ पार्टनर है वो मुझे 4th क्लास में मिली। सो हम अच्छा। लोग 4th क्लास से साथ में पढ़ रहे हैं। उनके पापा भी
सेम प्रोफेशन में थे, मेरे पापा भी सेम आपकी स्कूलिंग तो मेरे ख्याल से पुणे से है ना? केंद्रीय विद्यालय, यस। पुणे से है। यस यस तो फ्रॉम पुणे मतलब यू बोथ वर टुगेदर। यस। ओके। तो हम लोग बहुत मतलब 3 लोग होते थे कि मैं, मेरा छोटा भाई और जिससे मेरी शादी हुई है संध्या, तो हम लोग ओके। एक ही स्कूल में थे। क्लासेस में डिफरेंस थे हमारे, तो हमारी वहाँ टीम ने जो रिसर्च की उसमें ये पता लगा है कि जो आपकी वाइफ है वो शी इज फ्रॉम आर्मी। यस, माय वाइफ इज फ्रॉम आर्मी। उसका एक रीजन है कि मेरा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मेरे पापा आर्मी ऑफिसर ओके। है, इंजीनियर्स कॉप से हैं। तो आर्मी का बेटा प्रॉपर्टी डीलिंग, इसलिए वो दलाल वाला वर्ड आया क्या? हाँ, इसीलिए आया। और ओके। मेरे पापा को आज भी लगता है कि ये जो काम है ये हाईली इनडिसिप्लिन लोगों का किया जाता है। कई बार मेरे हाँ। पिताजी कहते हैं कि 6 बजे आप अगर घर नहीं आ रहे हो काम समेट के, तो आप इनएफिशिएंट हो। सो मैं पापा को समझाने की कोशिश करता हूँ कि पापा मैं क्या करूँ, मेरा क्लाइंट ही 8 बजे आ रहा है, वो भी अपना काम 6 बजे खत्म करके 8 बजे आ रहा है। सो एज अ प्रोफेशनल मुझे उसको टाइम देना पड़ता है। सो हमारे जो इंडस्ट्री है इसमें टाइम का एक बड़ा कंस्ट्रेन होता है कि समय हमारे हाथ में नहीं होता है, क्लाइंट का समय जो होता है वो हमारा समय होता है। एक्चुअली इस पे ये कहना है कि मेरे डैडी भी कहते हैं कि 7 बजे के बाद जिसके भी बच्चे घर से बाहर हैं, हम्म, और बाप के लिए तो बच्चा कितना भी बड़ा जो बच्चा ही है वो सब गलत काम कर रहे हैं। हम्म। बट आपकी जो इंडस्ट्री है मेरे ख्याल से उसमें तो 7-8 बजे के बाद ही सब कुछ सिस्टम मेन काम स्टार्ट होता तभी है, शुरू होता है। क्योंकि कागजों का काम कितना होता होगा रियल एस्टेट में? कागजों का डिजिटलाइजेशन होने के बाद कागजों का काम बहुत मिनिमम हो गया है। मतलब दिस इंडस्ट्री यू कैन कंसिडर एज अ पेपरलेस इंडस्ट्री। ओके। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। वो भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट अब डिजिटल के फॉर्म में हुआ करेगा। सो पेपरलेस इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट। ओके। तो वापस आते हैं फैमिली पे कि शादी हुई, तो शादी को कितना टाइम हो गया? और 2008 में शादी हुई थी मेरी, बाल विवाह हुआ था मेरा। 2008 में? बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह इन द सेंस कि मैं 24 साल का था, तो हमारे यहाँ अभी उसको 24 साल की एज को बाल विवाह कहेंगे। लेकिन आई हैव गॉट द बेस्ट फ्रेंड एज माय वाइफ, ओके। क्योंकि जल्दी शादी हो गई तो हम जल्दी घुल मिल गए हम, तो जल्दी पले बढ़े। मेरे पिताजी ने मेरे से पूछा था शादी के बारे में, तो मैंने पापा को ये बोला था कि पापा मैं जब तक सेटल नहीं होऊंगा मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ने बोला जैसे तुम्हारी हरकतें तुम कभी सेटल होने वाले नहीं हो, तो शादी कर लो, इकट्ठे सेटल हो जाना। और देखो क्योंकि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, तो मेरा कोर्ट आना जाना होता है। आशुतोष, मैक्सिमम जो मैट्रिमोनियल के केसेस आ रहे हैं उनमें आप देखिएगा एक चीज कॉमन फैक्टर है कि उनकी शादी 30 साल के बाद होती है। तो ओके। जब 30 साल के बाद शादी होती है, दोनों इतना मेच्योर हो जाते हैं, वो एडजस्टमेंट फैक्टर खत्म हो जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं तो बाकियों को भी यही सलाह दूंगा कि रियल एस्टेट के अलावा भी, कि जितने भी यंगस्टर्स हैं 30 से पहले शादी कर लो भाई। दोनों साथ पले बढ़ेंगे, साथ में ग्रो होंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तो राजेश भाई एक बात बताओ, 54 लोगों की टीम के साथ निकले, सेकंड पोजीशंस पे जो भी आपके साथ थे, तो जो रिसर्च की हमारी टीम ने आपके अतुल्यम के बारे में, मोस्ट ऑफ द पर्संस को-फाउंडर है कंपनी के, ये कैसे? ये तो तगड़ी रिसर्च है भाई। हाँ, तो ये तो कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि देखो, जिन लोगों ने भी आप पे स्टार्टिंग में आपको भरोसा किया है, ठीक है, उन लोगों को आप ग्रोथ कैसे दोगे। सो जो मैं निकला था आशुतोष, तो ना मेरे पास फंड्स थे, ओके। ना मेरे पास जगह था, बस सिर्फ था एक हौसला था और टीम का सपोर्ट था कि ओके। टीम ने मुझे इतना बैकअप किया था कि सर आप ये काम जरूर कर लोगे, आप ये काम जरूर कर लोगे। कहीं से हमने, अच्छा हम जब निकले थे ना, तो हमें भरोसा था कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हमारे साथ के कुछ लोगों को भी भरोसा था कि अच्छा करेंगे, तो वहीं से हमें फंड भी मिला, वहीं से हमें जगह भी आया। तो जिन लोगों ने साथ में स्टार्टिंग में साथ दिया था, तो उन लोगों को ऑनर करने के लिए हमने उनको कंपनी का को फाउंडर बनाया। एंड को फाउंडर डज नॉट मीन्स कि उनके विजिटिंग कार्ड पे को फाउंडर मिला है, दे आर एक्चुअली को फाउंडर। को फाउंडर फुल फॉर्म कंपनी फाउंडर, ठीक है। ओके। सो वो कंपनी के फाउंडर है, वो डे 1 से जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, और उनके पास भी उतनी ही अथॉरिटी है ओके। जब मेरे पास है। हो सकता है मेरे से ज्यादा अथॉरिटी उनके पास। अच्छा, ठीक। तो मुझे ये जानना है कि जैसे अतुल्यम की जर्नी जो है वो 2016 में स्टार्ट हुई, 3 लाख रुपए से, वो भी आपको किसी ने हेल्प की और जी। आपने स्टार्ट किया। तो मुझे कैसे आपने शुरू किया, ठीक है, फिर ईयर बाय ईयर अतुल्यम की क्या ग्रोथ फाइनेंशियली, फिर कैसे, मतलब ये दिल्ली का नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म आज कैसे, मुझे ये डिकोडिंग में बताना कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरी लाइफ रही है बहुत हादसों भरा लाइफ रहा है। ओके। पहला हादसा मेरा तब हुआ
कि जब मैं कॉलेज से पास आउट होके गया था सत्यम कंप्यूटर्स और वो बंद हो गई थी, तो पहला हादसा वहां पे हुआ था। तो मेरे साथ ऐसा होता रहता है। दूसरा हादसा मेरे साथ हुआ कि जब मैंने कंपनी शुरू की, मैंने आपको ईयर बताया कंपनी शुरू करने की 2016, और आपको याद होगा कि 16 अप्रैल 2016 में मैंने कंपनी शुरू की। एंड उसी 2016 के 8 अक्टूबर को मोदी जी आते हैं और हाथ जोड़ के 8 बजे कहते हैं कि आज से सारे 1000 और 500 के नोट चलन में नहीं होंगे। तो वो ठीक है। दूसरा बड़ा झटका मुझे लगा था, बिकॉज रियल स्टेट इज अ इंडस्ट्री जहां पे लोग अपना पैसा पार्क करने के लिए आते हैं। तो मैं अभी बस 6 महीने का बच्चा भी नहीं था, मैंने शुरू किया था, और वहां से मुझे डीमोनेटाइजेशन का मुझे वहां पे ओके। झटका लगा। लेकिन हमारी इतनी स्ट्रांग टीम है, हम इतने जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक हुए थे कि उस ड्यूरेशन में जब हमें ये झटका लगा था, ठीक तो है। हमने, हमारे पास नई नई कंपनी थी, हमने कुछ 40 से 50 करोड़ का हमने वहां पे काम हमने किया था। ठीक है। हम रिकवर हो गए, जैसे ही आगे बढ़े 2016 तक हम रिकवर हो गए। 2018 में आपको पता होगा हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने सबसे ऐतिहासिक फैसला लिया था जीएसटी का। ओके। और जब जीएसटी आया, तो जीएसटी के वजह से रियल स्टेट में रिवर्स गियर लग गया था। ठीक है। बिकॉज पहले सर्विस टैक्स होता था तो प्रॉपर्टी में 4.5% जाता था, जीएसटी 12% कर दिया था अंडर कंस्ट्रक्शन में, कमर्शियल में, और रेसिडेंशियल में 5% कर दिया था, तो लोगों को एक ओवरहेड एक्सपेंस लगा, तो इसलिए थोड़ा सा रिवर्स गियर में आया। लेकिन दोबारा हमने बाउंस बैक किया और उस ड्यूरेशन में हमने कुछ 150 करोड़ का हमने बिजनेस हमने किया था, बिकॉज हमें पता है कि हमें, 2018। हाँ, ओके। 2018 से रिकवर होकर 2019 में। ओके। तो सो हमें 2018-19 150 करोड़ का था। 150 करोड़ का हमने बिजनेस वहां पे हमने किया था, रिकवर हमने किया, और टीम साइज भी हमारी ग्रेजुअली बढ़ रही थी। बट पता है कि कहते हैं खुदा उन्हीं बंदों की परीक्षा लेता है जिसको वो अपना मानता है। ओके। तो हम रिकवर कर गए। रिकवर करने के बाद फिर पूरे विश्व का जो भयावह महामारी आया था, कोविड आया 2020 में। ठीक। सो लॉकडाउन लग गया। अच्छा, लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं रांची से बिलोंग करता हूं, तो मैं रांची चला गया, टीम भी अलग अलग जगह पे हो गई। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे मॉर्निंग मीटिंग होती है, जैसे मॉर्निंग में हम प्रेयर करके अपने दिन की शुरुआत करते थे, हम जूम मीटिंग पे प्रेयर भी करते थे, मीटिंग भी करते थे, और हम सोचते थे कि हालात सुधरेंगे। सो जब कोविड खत्म हुआ तो वहां से मैं आया, और वहां से आने के बाद हमने कोशिश की कि यार अब रियल स्टेट तो नहीं चलेगा, जब लोगों को खाने पीने के दिक्कत हो रही है तो प्रॉपर्टी तो कौन ही खरीदेगा। सो वी हैव स्टार्टेड टू शिफ्ट आवर डोमेन, और हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखा, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ ओके। इंश्योरेंस। वो 1 महीना चला वो, ठीक है, बट दिल तो कहीं और लग रहा था रियल स्टेट में। फिर एक प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आया ओमेक्स चांदनी चौक का, एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी उस प्रोजेक्ट को इस मोमेंटम से हमने काम किया कि वो 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट था। लगभग 400-500 लोगों ने उसमें सेल किया, एंड वी वर अगेन द नंबर 1 सेलर उसमें। 300 करोड़ की इन्वेंट्री हमने उस साल उसमें बेच के You have been the registered number one नंबर seller वन of that Omex. चांदनी चौक, ओमेक्स चांदनी चौक का फिर 300 करोड़ का बिजनेस हमने तब किया। फिर वहां पे बाउंस बैक किया। फिर उसके बाद फिर अगले साल From Omex, you did 300 ओमेक्स में हमने 300 करोड़ का हमने बिजनेस किया था। पर्टिकुलरली हमारा टोटल बिजनेस भी आप उतना ही मान सकते हो, बिकॉज अदर प्रोजेक्ट्स कोई लॉन्च ही नहीं हो रहे थे। Okay. 2020 के कोविड के बाद, जून के बाद, डेवलपर्स इतने डर गए थे कि कोई लॉन्चिंग ही नहीं आ रही थी, तो सिर्फ इकलौता वो लॉन्चिंग था, और सबने मिलकर काम किया। तो 300 करोड़ का बिजनेस हमारा वहां से हमारा आया था। अगेन फिर 2021 में संभले थे तो कोविड आ गया। फिर जैसे तैसे करके संभले, लेकिन 2021 वाले कोविड में हम डरे नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि 2020 में अगर हम रिकवर कर गए तो 2021 में हम डरे नहीं। एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो आशुतोष कि 2021 के कोविड में, 20 के कोविड में, जब लोग अपने टीम को निकाल रहे थे Okay. और सैलरीज नहीं दे रहे थे, हाँ। हमारे टीम को जो 31 तारीख को सैलरी मिलता है, सबको पता है इंडस्ट्री में अतुल्यम इज द ओनली कंपनी जो 31st को सैलरी मिलती है। बाकी लोग देते हैं कोई 10 तारीख को, कोई 15 तारीख को। मेरा ऐसा मानना है जो आपको देना ही है वो आप 31 को दीजिए। हमने किसी की एक दिन की सैलरी डिडक्ट नहीं की, और हमने एक भी फायरिंग नहीं की, उल्टा उस ड्यूरेशन में हमने और हायरिंग की। हमने पैसा तो कमा लिया ठीक ठाक। कितना, और कंपनी को कितना, खुद कितना? यार एक बात बताओ, एक रिसर्च में ये पता लगा आपके बारे में, क्या आपकी कंपनी ने 1000 करोड़ का धंधा किया पिछले साल? हाँ, मैं जब बता रहा था कि कैसे कैसे हमारी जर्नी शुरू हुई, तो पिछले साल हमने 1000 करोड़, प्रिसाइजली 1026 करोड़ Okay. का बिजनेस हमने किया है। और इस साल का जो हमारा टारगेट है, 1500 करोड़ का हमारा टारगेट है। इट इज नॉट मॉनेटरी, सिर्फ पैसों का ही हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि अभी जो हमारे साथ 600 लोगों की
टीम काम कर रही है, जो पेड हैं, फ्रीलांसर्स हैं, और अभी जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, नोएडा से ऑपरेट कर रहे हैं, गुड़गांव से कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे 2 ब्रांचेस हैं, नेताजी सुभाष प्लेस द्वारका, सोनीपत में ब्रांच है, मोहाली में ब्रांच है, और दुबई में बहुत बड़ा नहीं, कोवर्किंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बट दुबई की प्रॉपर्टीज हम बहुत अच्छा खासा सेल हम कर रहे हैं। सो बेसिक आशुतोष ये है कि पैसा कमाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट देना, कि इस अच्छा। इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट देना। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत पैसा नहीं कमाया होगा, सो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है जहां पे आके आप पैसा कमा सकते हो। मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि लोग फौज से रिटायर्ड होके, सीआरपीएफ से रिटायर्ड होके अच्छे डेजिग्नेशन से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक अभी रिसेंटली हमारे टीम में ज्वाइन किया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे प्रोफाइल पे थे, लेकिन वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे। मेरा स्टेटस वगैरह बार बार देखते थे, तो ठीक है। पूछते थे कि यार आप हर तीसरे दिन घूमने चले जाते हो। अब मैं क्या बताऊं कि घूमना ही मेरा काम है। हाँ। घूमना ही मेरा काम है, कि घूम घूम के ही हमारा ये काम होता है। जहाँ पे क्लाइंट होता है, आपकी इवेंट का काम है कि कस्टमर के साथ आप कस्टमर्स मीट करते हो, ठीक है। चैनल पार्टनर मीट करते हो, तो यही काम करता है। और बहुत सारे लोगों को ये बहुत फैसिनेटिंग होता है। एक फैक्टर डेटा मैं आपसे और शेयर करता हूं कि ये इंडस्ट्री इतना लोगों को फैसिनेटिंग क्यों लगता है। आफ्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री, दिस इज द सेकेंड मोस्ट ग्लैमरस इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। रीजन कि बॉलीवुड ग्लैमरस इसलिए तो उसमें पैसा बहुत है, अगेन रियल एस्टेट में पैसा बहुत है, तो ये बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है, और ग्लैमर के लिए आपको पैसा चाहिए, तो लोगों को बहुत फैसिनेट करता है ये इंडस्ट्री। आपने कौन से इंडस्ट्री में आशुतोष देखा होगा कि 22 साल का लड़का और एक एक क्वार्टर में 35 लाख रुपए कमा रहे हैं? तो यही एक इंडस्ट्री है। इट इज नॉट अबाउट माई कंपनी, इट इज अबाउट अदर कंपनी ऑल्सो, कि 22 साल के लड़के एक एक क्वार्टर में 35 लाख रुपए कमा रहे हैं, और गवर्नमेंट को इतना टैक्स पड़ रहा है। सो आप ये देखो, तो हम एक नोबल काम भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इतना जो टैक्स कलेक्ट करके हम लोग दे रहे हैं। और यंगस्टर जो किसी और रास्ते में होता, हैविंग सेड दैट, अगर वो रियल एस्टेट में नहीं होता तो किसी और रास्ते पर भटका होता, तो एक तो अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, और गवर्नमेंट के जो ग्रोथ है उसमें भी अपने टैक्स से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। आपकी इस बात से एक बात ये याद है कि बॉलीवुड के बाद सबसे ग्लैमरस इंडस्ट्री रियल एस्टेट है, तो ये क्या इसीलिए 90s और अर्ली 2000 में अंडरवर्ल्ड का इतना इम्पोर्टेंस थी इस दोनों इंडस्ट्री में? somehow yes, somehow no, मतलब yes था। नहीं, नॉट पर्टिकुलरली अंडरवर्ल्ड, बट जैसे मान लीजिए हम तो दिल्ली, अभी आप दिल्ली में हैं, और आपकी ब्रांचेस ज्यादातर नॉर्थ इंडिया है, एंड मेरे ख्याल से आप फर्स्ट या सेकंड कंपनी जो पूरी इंडिया ब्रोकरेज करती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल You are बिल्कुल। the और first हमारा one or जो second? अपकमिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ हम्म। कि एक ऑफिस जो हम जुलाई अगस्त फर्स्ट वीक में खोल रहे हैं, वो देहरादून में खोल रहे हैं। ओके। सो आई बी ऑल्सो ट्रैवलिंग टू पुणे, एक ऑफिस हमारा ब्रांच पुणे आ रहा है। एंड गोवा में हम लगभग 7 से 8 प्रोजेक्ट करते हैं। मैं आपको पर्टिकुलरली नाम बता देता हूँ, लाइक लोधा का जो बिचोलिम का प्रोजेक्ट है, यूगेन एक बहुत अच्छा डेवलपर आया हुआ है जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, वैदिक सिटी हो गया, 32 माइलस्टोन वाला को प्रोजेक्ट आया है। तो काफी प्रोजेक्ट्स हैं गोवा में, एंड इट इज गोवा इज द ओनली स्मॉलेस्ट स्टेट विच इज हैविंग 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके। प्लस आपको जान के बड़ी खुशी होगी, खुशी भी होगा, थोड़ा सा दुख होगा, तो उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे दुख, कैसे बताओ बताओ। मैं बता रहा हूँ, खुशी ऐसे होगा कि गोवा का जो पर कैपिटा इनकम है, इतना छोटा स्टेट होने के बावजूद 5,40,000 का है पर कैपिटा इनकम। ओके। दुख इसलिए होगा कि जो लास्ट नंबर रैंकिंग पे है वो बिहार है, उसका मात्र 45,000 है। ओके। सो वी वांट कि यार वहां पे भी कुछ ऐसा इकोनॉमिक जोन जाए, टूरिज्म जाए, रियल एस्टेट जाए। बहुत सारी कंपनीज वहां पे जा नहीं रही, तो हम चाहते हैं कि वहां पे भी कुछ जाए, जो कुछ इंफ्रा डेवलपमेंट्स वहां पे भी हो। ठीक है। तो राजेश भाई, बैंकिंग, रियल एस्टेट, बैंकिंग में भी पैसा चाहिए। बैंकिंग में पैसा चाहिए मतलब है मेरा कि बैंक में लोग पैसे रखते हैं। रियल एस्टेट पे पैसा कहाँ से आता है, और रियल एस्टेट में इतना कैश क्यों चाहिए? ये क्या क्या है ये रियल एस्टेट वालों से क्यों लोग मतलब इतना घबराते हैं कि इनके पास तो बहुत पैसे होंगे? सी रियल स्टेट में जो है ना, कैश का जो फ्लो है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो बहुत ज्यादा है, और उसको समहाउ रोक नहीं पा रहे। गवर्नमेंट की जितनी भी रेगुलेशन है, वो आप रेगुलेशन प्राइमरी मार्केट में डाल सकते हो। प्राइमरी मार्केट इन द सेंस जहाँ डेवलपर है, कि गोदरेज ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो गोदरेज में आपको चेक से ही पेमेंट देना है, ठीक है, वो ओके। कैश नहीं लेगा। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा क्यों कि मतलब उसमें सारी पेमेंट बाइट में देनी? गवर्नमेंट क्या ब्लैक में भी पेमेंट देनी नहीं, होती ब्लैक में पेमेंट नहीं दे सकते, जितने भी ए कैटेगरी के है? इन रियल एस्टेट नहीं दे सकते? हाँ, जो भी प्राइमरी मार्केट है, जहाँ पे B2C का है, जहाँ पे कि बिल्डर लॉन्च कर रहा है और कस्टमर तक जा रहा है, और अगर वो ए कैटेगरी का बिल्डर है, तो वहां पे कोई भी कैश नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। बिकॉज आपको पता है कि आज के डेट में आईटी है बहुत स्ट्रांग है, ईडी है बहुत स्ट्रांग है, एंड
सेक्शन 154 के हिसाब से उसमें है कि 20,000 से ऊपर का आप उसमें कैश की रिसिप्ट नहीं काट सकते हो। प्लस ठीक है। रियल स्टेट में लोगों को ना घबराहट बहुत होती थी, जैसा आपने कहा कि इतना डरे हुए लोग होते थे, बिकॉज माफिया वाला जो आपने बात कहा, सेकेंडरी मार्केट में पैसा बहुत हम्म। इन्फ्यूज होता था। सो अब रेगुलेशंस बहुत अच्छी आ गई हैं। सितंबर 2018 में एक रेगुलेशन आया, रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट। सो आप देखोगे जैसे कि बैंक्स को आरबीआई कंट्रोल करती है, स्टॉक मार्केट को सेबी कंट्रोल करती है, टेलीकॉम अगर आपने देखा होगा, हम्म। आपको याद होगा जब एयरटेल आया था तो हम्म। 16 रुपए आउटगोइंग और और 13 रुपए इनकम। इनकमिंग, और तब पैसे की वैल्यू जो थी वो बहुत थी, गोल्ड यस। सस्ता था यानी पैसे की वैल्यू बहुत थी। तो अगर 97-8 उस की समय बात। अगर वो 16 रुपए चार्ज लेते थे तो आज मेरे ख्याल से 100 रुपए उनको चार्ज लेना चाहिए था आउटगोइंग हाँ। का, लेकिन आज ऑलमोस्ट फ्री हुए, क्योंकि वहां पे रेगुलेटर नहीं था। फिर ट्राई आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आया और वहां पे वो चीजों को कंट्रोल हुई। सिमिलर वे में दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर आईटी इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, और इसमें कोई रेगुलेटर नहीं था। तो रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट आने के बाद, रेरा आने के बाद अब ये बहुत कंट्रोल हो गया है। अब अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, बहुत हम्म। सारे सवाल आते हैं हमारे से कि यार कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो अगर जो प्रोजेक्ट रेरा सर्टिफाइड है वो आप टिम्बकटू में भी खरीद सकते हो। अच्छा, और क्या रेरा एग्जैक्टली क्या है? देखो, रेरा है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के 2 लाइसेंसेस रेरा देता है, हम्म। ठीक है। सो पहले मैं थोड़ा सा रेरा आपको बताता हूँ, रेरा है क्या। रेरा एक सेंट्रल बॉडी है, रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को रिपोर्ट करती है। नाउ हर स्टेट सेंटर में एक रेरा है और हर स्टेट में अलग रेरा है। हम्म। उसका जैसे हरियाणा में होगा तो एच रेरा होगा, महाराष्ट्र में होगा एम रेरा होगा, कर्नाटका में के रेरा होगा, बिकॉज द सर्कल रेट ऑफ मुंबई इज डिफरेंट फ्रॉम द सर्कल रेट ऑफ बैंगलोर। तो दोनों को एक ही रेरा रेगुलेट नहीं कर सकता, तो वहां पे स्टेट रेरा होता है, ठीक है। अब रेरा जो लाइसेंस इशू करता है वो एक बिल्डर को करता है बनाने के लिए, और रेरा लाइसेंस तब देगा जब बिल्डर ने सारे क्लियरेंस क्लियर किए होंगे, म्युनिसिपल के क्लियरेंस क्लियर किए होंगे, एनजीटी के क्लियर किया होगा, एविएशन का लाइसेंस क्लियर किया होगा। सो कॉल्ड बिल्डर पहले जब ये क्लियरेंस लेने जाता था तो उसको जहां जहां क्लियरेंस के लिए जाता था, अनफॉर्चुनेटली हर जगह एक बैग लेके जाना पड़ता था, अच्छा। ठीक है, क्लियरेंस के लिए। अब उसका सिंगल विंडो क्लियरिंग हो गया है, तो डेवलपर की तरफ से भी वो अच्छा हो गया है। दूसरा कि जब अगर रेरा ने लाइसेंस दे दिया है, यानी कि रेरा ने ड्यू डिलिजेंस कर लिया है, अब यानी कि उस प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं हो सकती। रेरा ये भी गारंटी लेता है कि मान लीजिए किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और डेवलपर उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो रेरा उसके एस्क्रो अकाउंट में जो फंड पड़ा हुआ है वो उठा के एनबीसीसी को दे देगा, और ओके। एनबीसीसी कोई गवर्नमेंट की कंपनी उसको बना के आपको कंप्लीट करेगी। तो रेरा आने के बाद अगर आप प्रोजेक्ट में किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंज्यूमर का कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये तो हो गया बनाने के लिए। दूसरा, पहले जो मिस सेलिंग रिपोर्ट होती थी कि बिल्डर बनाता कुछ और था, देता कुछ और था, तो किसी को ना हम रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर पाते थे। बिल्डर कहता था सर उसने गलत बेच दिया आपको। तो आज के डेट में आपको बेचने के लिए भी, टू सेल ऑल्सो, every channel partner, every underwriter, every broking firm has to take रेरा। एंड अगर मैं यूपी में काम कर रहा हूं तो मेरे पास यूपी रेरा होना चाहिए, मेरे पास यूपी रेरा है। मैं अगर दिल्ली में काम कर रहा हूं तो मेरे पास दिल्ली रेरा होना चाहिए, मेरे पास दिल्ली रेरा होगा नहीं तो मैं दिल्ली की प्रॉपर्टी कर नहीं सकता। एंड अगर मैंने कोई काम कर दिया तो डेवलपर मेरे अकाउंट में बिल क्लियर नहीं करेगा। मैं हरियाणा में कर रहा हूं तो मुझे हरियाणा का रेरा चाहिए। तो ऐसे करके एक सेंट्रल एजेंसी है, फिर स्टेट एजेंसीज है जो उनको मॉनिटर करता है। राइश भाई, अब अतुल्यम ग्रुप बन गया। अतुल्यम पहले एक कंपनी थी, अभी इस अतुल्यम ग्रुप में जो हमें पता है आपके बारे में 3-4 कंपनी है। आप एनबीएफसी भी बनने जा रहे हो, कैसे? हाँ, हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करो अपने ग्रुप के बारे में। सो ये जो है, और ये अतुल्यम नाम कहाँ से आया, हाँ, और अतुल्यम ही क्यों आया? अतुल्यम एक ऐसा नाम हमें डालना था जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, तो बड़े सारे नाम पे हमने रिसर्च किया। तो ये अच्छा, दूसरा था कि मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो ना, जो अपनी संस्कृति को जोड़ के रखे। तो अच्छा। नथिंग बेटर देन संस्कृत, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत इंग्लिश में नाम, फैंसी फैंसी सा नाम रखते हैं, तो मुझे ये डिसाइडेड था, डे 1 पे डिसाइडेड था, मैंने अपने वाइफ को भी बोला था कि मुझे संस्कृत का नाम चाहिए। तो उसने 100 नाम सेलेक्ट किए संस्कृत के, फिर हमने काटना शुरू किया कि कैसे कैसे होगा। सो फाइनल एक नाम सेलेक्ट होके आया अतुल्यम इनक्रेडिबल, कि जिसकी
तुलना ना की जा सके। हाँ ठीक और है। एक्चुअली में आशुतोष अगर आप देखोगे ना, तो हम ऐसा ही काम कर रहे हैं कि हमारी तुलना ना की जा सके। जो है कि हमने आपने कहा हमने पैसा भी कमा लिया, हम दिल्ली में नंबर 1 भी आ गए। वी वर नेवर इनटू नंबर 1 रेस। ये तो बाय प्रोडक्ट है कि हम अपने आप हो गए। ये हम नंबर 1 के रेस में कभी भी नहीं थे और हमें आगे होना भी नहीं। हम सिर्फ अपने आप से compete कर रहे हैं। और हमारा जो मिशन है, हमारा ये मिशन है कि जितने भी शहर आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट हर शहर में हमारा अपना ब्रांच खोलना है हमें, ठीक है? ताकि वहाँ का जो लोग हैं हमसे कनेक्ट कर सकें ठीक और प्रोफेशनल हम उनको एक एडवाइजरी दे सकें। अभी अभी आप देखोगे ना, तो हमारी जो कंपनी है वो ब्रोकिंग फर्म नहीं है, ठीक है। हमारी कंपनी कंसल्टेंसी फर्म है। ओके। हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे खरीदिए। मतलब कंसल्ट करते करते इतना कन्विंस हो जाता है कस्टमर कि आप ब्रोकरेज अपने आप ही मिल जाती है आपको। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक बात बताओ आप, ये प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल स्टेट, ये पहले थोड़ा ना लोकल लोकल था, तो मैंने उसको टर्म, और आपसे भी मैंने कई बार ना सुना है, जब हम पहले भी कहीं मिले, जब जो हमारी रियल स्टेट मीट्स में आप मिले मुझे, तो उसमें ये सुनने में आया कि लोकलाइज से ग्लोबलाइज कैसे हुआ रियल स्टेट, या ये प्रॉपर्टी डीलिंग इतनी ऊपर कैसे गई। लोकल के लोग करते थे, आज आपकी कंपनी ले लो अतुल्यम, हाँ, पहले एक शहर में थे जैसा आप बता रहे ट्रॉनिका, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, आज पूरा इंडिया, पंजाब भी बेच रहे हो, हरियाणा भी बेच रहे हो, बिहार भी बेच रहे हो, उत्तर प्रदेश भी बेच रहे हो, साउथ में भी बेच रहे हो, गोवा भी बेच रहे हो, पुणे भी बेच रहे हो, ये कैसे? आ, आशुतोष, पहले क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी का काम था ना, वो लोकलाइज था। ओके। बिकॉज इसमें ना बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी। ओके। सो अब क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सो उन टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से हम्म, ये जो लोकलाइज बिजनेस है ये ग्लोबलाइज हो गया। अच्छा। उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। हम्म, पहला तो ये जो बिजनेस है ऐप बेस हो गया कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो बहुत सारे पोर्टल पे, ठीक है? और वहां से आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद मतलब ये इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल बहुत है बड़ा रोल है, बहुत रियल बड़ा रोल है। स्टेट में। देखो, 2020 से पहले मैं बात करता हूँ कि इंटरनेट, प्री इंटरनेट एरा, हम्म, प्री इंटरनेट एरा जो प्रॉपर्टी था वो लोकलाइज था कि अगर मेरे को शास्त्री नगर में चाहिए तो मुझे शास्त्री नगर के लोकल बंदे को मुझे ढूंढना था। मुझे ठीक है। कनॉट प्लेस में प्रॉपर्टी चाहिए तो कनॉट प्लेस वाले को ढूंढना पड़ता था मुझे, ठीक। क्योंकि इंटरनेट नहीं था। अब जब से ये इंटरनेट आया है तो इंटरनेट के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नंबर 1 कि पोर्टल्स आने शुरू हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना पोर्टल आ गया, ठीक है? ठीक है। और वहां से ये इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई। हाउसिंग.com, एक आईआईटी का लड़का जो पास आउट होके, मिस्टर यादव है, उन्होंने हाउसिंग.com शुरू किया। वो पोर्टल आपका आ गया। मैजिक ब्रिक जो है, मैंने बताया 99 एकर्स है, तो ये पोर्टल बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई जहां से कि वहां पे आप इंक्वायरी करते थे और वो इंक्वायरी सटीक आदमी के पास पहुंचता था। ठीक सो ये है। पोर्टल बेस्ड, अच्छा, तो ये इससे आपकी कंपनी का धंधा तो कम नहीं हुआ, नहीं, आपने इससे तो धंधा ईयर बढ़ा। बाय ईयर इससे ग्रोथ धंधा किया है। बढ़ा, मैं कह रहा हूँ इससे टेक्नोलॉजी के आने से धंधा बढ़ा। पहली चीज ये है। दूसरा, आपको ये भी मैं आपको बता नहीं, रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्टल्स, हाँ। कि पोर्टल्स आए तो पोर्टल्स पे तो फिर डायरेक्ट वो कंपनी बेस्ड पोर्टल्स हैं, वो तो डायरेक्ट कर लेती हूँ। नहीं, उसमें जो पोर्टल से जो लीड आएगी, सपोजिंगली उनको एक लीड चाहिए, किसी को चाहिए कि गोवा में मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, तो गोवा मैं कर रहा हूँ, तो वो लीड्स मेरे पास आ रही है। हम एक पैकेजेस देते हैं उनको, मैजिक ब्रिक 99 से हम उसके पैकेज खरीदते हैं और जो लोग इंक्वायरी उन पे करते हैं वो लीड्स हमारे पास आती है, क्योंकि वो अच्छा। प्रोजेक्ट है मेरे पास। उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए कि हम लोकल प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है? सो हम जो C2C है, कस्टमर टू कस्टमर नहीं है, हम सेकेंडरी मार्केट में ऑपरेट नहीं करते। ठीक है। रियल स्टेट दो टाइप से ऑपरेट होता है। ठीक है। एक पहला जो है प्राइमरी मार्केट, हम्म, जहां डेवलपर लॉन्च करेगा और कंज्यूमर को बेचना है, जिसको ओके। हम बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। दूसरा जो है वो है आपका लोकल जो होता है, जो लोकलाइज होता है, वो होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। सो हम उनमें दैट इज बहुत कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, तो ओके। सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन अब जो है सेकेंडरी मार्केट में भी टेक्नोलॉजी बहुत आ गया है। वो भी अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं। लेट अस सपोज एक लड़का है, वो आईटी में गुड़गांव में जॉब करता था और उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया सिंगापुर, और उसने पैसा बहुत कमा लिया और उसके पेरेंट जो है वो पीतमपुरा में रहते हैं, तो उसको पीतमपुरा प्रॉपर्टी चाहिए। नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू अ पोर्टल मैजिक ब्रिक और 99, वो वहां पे सर्च करेगा। सर्च करने के बाद वहां का जो प्रॉपर्टी जिसने रजिस्टर्ड की होगी उससे कंसल्ट करके वो बाय करेगा। तो एक सिंगापुर में बैठा हुआ आदमी पीतमपुरा वाले से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ये है इसका ठीक एडवांटेज। है। नाउ अब हम 2 कदम और आगे चले गए हैं। ये चीजें आप देखोगे और ये आप यकीन मानना, किसी बड़े टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंसान ने कहा था कि टेक्नोलॉजी पिछले 200 सालों में इतनी नहीं बदली है जितनी इन 20 सालों में बदली है। कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, उसके बाद कब हुआ, ये 20 सालों में
आप और मैं मेरे ख्याल से पहले जनरेशन के लोग होंगे, लास्ट जनरेशन के लोग होंगे जिन्होंने चिट्ठियां लिखनी बंद कर दी। चिट्ठियां वाले हम लास्ट बिल्कुल जनरेशन के लोग थे। बिल्कुल। हम लोग थे जो फर्स्ट जनरेशन के लोग थे जिन्होंने फोन को इस्तेमाल किया। हाँ, वी आर दी अगर फर्स्ट जनरेशन। हाँ, अगर हम अपने पिताजी के जमाने में लोग को बोलते या दादाजी को कि एक टाइम ये फोन जो लैंडलाइन है आप इसको लेके कहीं घूम सकते हो, तो वो मजाक उड़ाते। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि आप ये फोन लेके आप में घूम सकते हो। हमारे बच्चों को आश्चर्य नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने देखा ही मोबाइल फोन है, उन्होंने लैंडलाइन वाला नहीं देखा है जिसमें से नंबर गोल उन्होंने वो घुमाया जाता था, लैंडलाइन, पेजर, फोन, फिर ताला लगा फोन हुआ में होता था। वो एंटीना वाला फोन, फिर आज तो ये सब। अब जो है टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट जा रही है, पर्टिकुलरली मैं रियल स्टेट की बात कर रहा हूं, तो यूट्यूब इज अ गेम चेंजर। यूट्यूब की वजह से ये गेम चेंजर है। देखो, टेलीविजन में और यूट्यूब में, इंटरनेट में क्या फर्क है कि टेलीविजन का व्यूअरशिप आपने देखा होगा धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज उसके एक फिक्स पैरामीटर है कि ये सीरियल इस टाइम पे आएंगे, ये चीजें आएंगे, तो वो जो दिखा रहा होगा वही आपको देखना है। इंटरनेट में जो आपको देखना है आप सर्च करोगे और देखोगे। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए गोवा, ठीक है। मैं जाऊंगा गोवा, सर्च करूंगा यूट्यूब पे और गोवा की प्रॉपर्टी मेरे सामने 4-5 ऑप्शन आ जाएगी। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए मान लो पुणे में, तो मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, पुणे में उस लोकेशन को डालूंगा। सो यूट्यूब इज अ गेम चेंजर। जो मेजर लीड्स आ रही हैं वो यूट्यूब से आ रही है, और यूट्यूब की जो लीड्स आ रही है, देखो 8 मिनट का 10 मिनट का यूट्यूब पे वीडियो होता है, तो कोई भी खाली आदमी जो होगा वो यूट्यूब पे जाके तो वीडियो देखेगा नहीं। जिसको प्रॉपर्टी चाहिए वही जाके देखेगा, तो वो वहां से वो देख रहा है। इंस्टाग्राम मतलब आप ये कह रहे हो कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बहुत टेक्नोलॉजी बड़ा, का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। अब उसके बाद एक और जो नया अभी चेंजेस जो आया है, एआई, कि आप अगर एक रील देख रहे हो और आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड रील देखी है, हाँ, वो सारा आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही देखेगा। सो अब एआई बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें। सो जो सोशल मीडिया है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फेनोमेना इन रियल एस्टेट अच्छा, these days। लेकिन एक बात बताओ कि लोगों को रियल एस्टेट में पैसे डालने चाहिए, क्यों डालने चाहिए, है फायदा? देखो, आपने कहा क्या कि जो रियल एस्टेट की ग्रोथ हम्म, आज से 10 साल पहले हुई, हम्म, क्या आपको लगता है कि आगे और ज्यादा ग्रोथ? मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी तो ग्रोथ हुई ही नहीं। हम कौन से ग्रोथ की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ मेट्रोपॉलिटन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अभी टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी में तो ग्रोथ हुआ ही नहीं। और आप ये कह रहे हो कि इतना ग्रोथ हो गया, क्यों आप ये बात कह पा रहे हो? क्योंकि आपके पास जो फ्यूचर का रेफरेंस नहीं है, पास्ट का रेफरेंस है। अच्छा, पीतमपुरा में आज एक प्लॉट 5 लाख रुपए का बिक रहा है, तो आपको वो ग्रोथ दिखता है, क्योंकि 2001 में वो प्लॉट जो था 50,000 रुपए गज था। आज वो 10 गुना बढ़ गया, तो आपको ग्रोथ दिखता है। फ्यूचर का रेफरेंस आपके पास नहीं है। ग्रेटर लेकिन कैलाश में जो आज हाँ, प्रॉपर्टी का रेट है वो आज से 10 साल पहले कुछ और था। कुछ और। अब 10 साल के बाद कुछ और होगा। उसका रीजन बताता हूं कि जिस इंडस्ट्री में हम है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री इकलौती इंडस्ट्री है जहां पे सप्लाई लिमिटेड है। हम क्या बेच रहे हैं? अर्थ, धरती। सो ये तो सप्लाई में लिमिटेड है, और जितना भी हमारा पृथ्वी पे जगह है 71% वाटर है, 71% वाटर है, 9% फॉरेस्ट एरिया हो गया। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 80%। बचा हुआ में 7% है जो आपके रोड में डेवलपमेंट में आएगी, बाकी चीजों में डेवलपमेंट आएगी। ठीक है, सो बचे हुए लैंड को आप बेच रहे हो, तो जो आपके पास सप्लाई में लिमिटेड है। ठीक है, अब आप देखेंगे किसी भी चीज की जब सप्लाई लिमिटेड होगा तो उसका रेट बढ़ेगा। ऐसा कब हुआ कि 20 साल का आप होराइजन उठा लीजिए, 2020 से लेके 2000 से लेके 2020 तक प्रॉपर्टी बढ़ा है। 1980 से लेके 2000 देख लो, प्रॉपर्टी बढ़ा है। 1960 से लेके 1980 देख लो, प्री तो हर इंडिपेंडेंस 20 साल में आपका प्रॉपर्टी बढ़ा है, और आगे भी ये बढ़ता रहेगा। बिकॉज जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसकी सप्लाई लिमिटेड है, कि ये जो 71% पानी है कम होने वाला नहीं। अर्थ जो हमारे पास स्पेस यूज के लिए है वो कभी बढ़ने वाला है नहीं। तो लिमिटेड सप्लाई के साथ ये चीज अवेलेबल है, तो रेट्स इसके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। राजेश जी, एक बात बताइए कि जैसे मान लो मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी भी इंडिविजुअल को करनी है, उसको कैसे करनी चाहिए, किस में करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो कैसे, मतलब थोड़ा इलेबोरेट करो, क्योंकि आप तो 10-12 साल से तो रियल एस्टेट में हो। अब इतनी कुछ तरक्की भी की आपने और इतने प्रॉन्स और इतने सब कुछ आपने देखे हैं इसके, तो एक बार थोड़ा सा इस पे बताओ कि कैसे, मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और देखो, और सबसे साथ में एंड यूजर क्या होता है। ओके, सो रियल स्टेट में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किसी को क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहला सवाल।
तो मैं उस पे आपको बताता हूँ कि वॉरेन बफे का एक कोट है कि इन्वेस्टमेंट एक आदत की बात है, इंसान को जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है। अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, जिस अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करोगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। कि आप अगर 20 साल के 22 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो, तो मे बी 40 की ईयर में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। गवर्नमेंट का तो रिटायरमेंट का एक एज होता है, लेकिन कॉर्पोरेट में होता नहीं। जब आपको लगता है कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, तो आप अपने रिटायरमेंट वाली लाइफ जी सकते हो, ठीक राइट? है। नाउ अब है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए। अगर आपका ये सवाल है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, अगर यंग एज में शुरू करते हैं, तो क्योंकि मैं बैंकर रहा हूं और एज अ बैंकर मुझे पता है कि 19 प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। जिसमें आपका हो गया किसान विकास पत्र, एफडी हो गया, आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया जो कि पोस्ट ऑफिस में भी होता है, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया। सो 19 प्रकार के टोटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि मुझे रिटर्न किस में मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इन्फ्लेशन के रेट को भी बीट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपने एफडी में पैसा डाला, एफडी में आपने पैसा डाला और एफडी जो है आपको 6% का रिटर्न दे रहा है। सो एफडी अगर आपका 6% से रिटर्न दे रहा है, यानी आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, 2% से घट रहा है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है जिसको कि हम मुद्रास्फीति कहते हैं, वो 8% है। तो यानी कि आज जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी, एक साल के बाद वो 108 रुपए का मिलेगा, और बैंक तो आपको 106 रुपए वापस करने वाला है। सो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। कुछ एक हैं जिसमें डायरेक्ट एक्सपोजर अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हो, लेकिन दैट इज टू रिस्की, आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखें रियल स्टेट, तो रियल स्टेट ही इकलौता ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको दो चीजें देता है। ओके। नंबर वन, कि आपको देता है वो अप्रिसिएशन, ठीक है। और दूसरा देता है आपको आरओआई। यानी कि अगर आपके पास कोई फ्लैट है, हाँ। अगर आप उसमें खुद रह रहे हो तो आप रेंट बचा रहे हो, अच्छा। या अगर नहीं रह रहे हो, दिया है आपने रेंट पे, तो आपके लिए इनकम जनरेट करके दे रहा है। तो बिल्कुल। आपका एक हो गया कि आपको वो आरओआई दे रहा है, जैसे कि एफडी आपको हर महीने में आरओआई देता है। दूसरा, कि ये आपको अप्रिसिएशन भी देता है कि जो फ्लैट आपने मान लीजिए आज से 5 साल पहले खरीदा होगा, उसकी कीमत 1 करोड़ होगी, तो आज 5 साल के बाद हो सकता है वो 1.5 करोड़ का होगा। गोल्ड है, सो गोल्ड आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन देता है कि आज हाँ, आ रहा है। 3500 का था, अब 7,000 का हो गया। वो मंथली रिटर्न नहीं देता। 1 किलो गोल्ड 1 किलो का ही रहने वाला है, 100 ग्राम आपको हर महीने रिटर्न नहीं आने वाला है, ठीक है। सो रियल स्टेट इकलौती ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आपको दोनों ही चीजें आता है। नाउ अब बात आती है कि ये इतना बढ़िया तो है, इतना अच्छा रिटर्न तो दे रहा है, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पहला चीज है कि विद्या बालन ने एक मूवी बनाई थी और उसने बताया था कि मूवी चलने के लिए 3 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सेम प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 चीजें हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे है लगा कि आप कहोगे अतुल्य अतुल्य अतुल्य। नहीं, इट इज लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। ओके। कि आप देखोगे, अगर आप, आई एम श्योर आप किसी सोसाइटी में रह रहे होंगे, तो एक ही सोसाइटी में एक फ्लैट जो है वो 1.5 करोड़ का बिक रहा होता है, और दूसरा जो फ्लैट हो जिसका कि लोकेशन थोड़ा डल होगा, फेसिंग अच्छी नहीं हो, वो 1.25 करोड़ का भी उसका बायर उसको नहीं मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कि आप किस लोकेशन में ले रहे हो। दूसरा, कि जो भी नए बायर्स हैं, जो लोग भी फर्स्ट टाइम बायर हैं, 20 साल 22 साल या 25 साल के हैं, आपकी नई नई जॉब लगी है और आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, तो आप बड़े टिकट साइज में मत जाइए। क्योंकि बड़े टिकट साइज में आप लोन लोगे, आप इंटरेस्ट पे करोगे। इंटरेस्ट पे करना इज अगेन अ वेरी वेरी कम्बरसम प्रोसेस। आप परेशान हो जाते हो कि आपकी इनकम आए ना आए, हर महीने आपकी ईएमआई लगनी शुरू हो जाती है। सो आप उस टिकट साइज में जाइए जिस टिकट साइज को आप अफोर्ड कर सकते हो, एंड उसमें आपको अच्छे लोकेशन पे प्लॉट मिलते हैं, अच्छे लोकेशन पे आपको कमर्शियल मिलते हैं। डोंट गो फॉर कमीलिया जो 100 करोड़ रुपए का है, लोन लेके आप ले रहे हो। ऑफ कोर्स वो भी एक दिन आएगा कि आप कमीलियाज भी कर दोगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपने लोन की लायबिलिटी आपने पाल ली, तो शायद वो कमीलियाज आप कभी भी खरीद नहीं पाओगे। तो आप छोटे टिकट साइज में जाइए जहां पे कि आपका प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी आ रहा हो, रेंटल भी आ रहा हो। सो आप कमर्शियल को कंसिडर कर सकते हो जहां पे आप रेंटल अच्छा आता है। हिंदुस्तान में जो कमर्शियल का रिटर्न है वो लगभग 5 से 6% का है, एंड रेसिडेंशियल का 1 से 1.5% का है। सो दोनों को मिला दोगे तो ओवरऑल जो है आपका जो रेसिडेंशियल का जो ग्रोथ है एवरेज 20% का हर साल का ग्रोथ है, 1.5% 2% का आपका रिटर्न भी आ रहा है। सो 22 से 24% का आ रहा है। इतना रिटर्न कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहा है। तो एक ओके। यंगस्टर्स को ध्यान देना चाहिए
दूसरा, बड़े सारे यंगस्टर्स हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं, जो एनआरआई कस्टमर हैं, यूट्यूब के माध्यम से सवाल करते हैं कि सर हमें इन्वेस्टमेंट करना कहाँ चाहिए। तो उसका एकदम सटीक जवाब है, उन एरिया में करो जो एरिया डेवलप हो रहे हैं, ओके, जहां गवर्नमेंट की फैसिलिटीज आ रही है। मतलब विच आर इन अंडर डेवलपिंग मान स्टेज। लीजिए कि मैं कनॉट प्लेस में एक कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं होने वाला है। तो क्या उस हाँ, इसमें तो नहीं। क्या कनॉट प्लेस में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है? द आंसर इज नो, कनॉट प्लेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनको अपना पैसा पार्क करना है और रेंटल लेना है, अप्रिशिएशन है, थम गया है। उदाहरण के तौर पे द्वारका आपके और मेरे सामने डेवलप हुआ है, उसको द्वारका बोलते भी नहीं थे, पप्पन कला बोलते थे। सो जो फ्लैट 15 लाख रुपए का 2004 में था, आप चेक कीजिएगा, मेरे मामा जी ने कावेरी अपार्टमेंट में लिया था 15 लाख रुपए का सेक्टर 6 में, आज वो 1.5 करोड़ का है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि वो जो 1.5 करोड़ का है, वो 15 करोड़ का कभी भी दोबारा अब नहीं होगा। उसका रीजन है कि जब द्वारका बस रहा था तो वहां पे इंफ्रा नहीं था, फिर वहां पे इंफ्रा आया, फिर वहां पे मेट्रो आया, फिर वहां पे पानी आया, फिर पाला वाला फ्लाईओवर बना, फिर डाबरी वाला फ्लाईओवर। तो ऐसे ऐसे जब एरिया में डेवलपमेंट होते चला जाएगा तो उसका रेट बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पे मैं भी हॉटेस्ट डेस्टिनेशन आपको दो बताता हूँ। एक एनसीआर का सोनीपत, उसका कारण है कि अगले 2.5 सालों में वहां पे 8 लाख से ज्यादा इंप्लॉयमेंट आ रही है। मारुति का जो मानेसर का प्लांट है वो बंद हो गए सोनीपत में शिफ्ट हो रहा है, सो वो इंप्लॉयमेंट। अच्छा, मारुति आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ इंजन बनाती है, मडगार्ड कोई और बनाता है, टायर कोई और बनाता है, तो वेरियस और अदर अपॉर्चुनिटीज एंसिलरीज भी बोलते आएंगी, हैं, अदर एंसिलरीज फैक्टरीज भी ओईएम्स आएंगी। बोलते हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, वंदे भारत जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसका कोच फैक्ट्री सोनीपत में लग रहा है। सो बड़ी सारी डेवलपमेंट वहां पे हो रही है। मेट्रो का रेल जो है आपका डीएमआरसी का, वो एक्सटेंड होकर सोनीपत में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट इतनी आ रही। सोनीपत को डायरेक्टली अब एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया है। नितिन गडकरी जी का आपने स्टेटमेंट कई बार सुना होगा कि सोनीपत से अब आप एयरपोर्ट मात्र 35 मिनट में पहुंच सकते हैं थ्रू UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड। सो जब एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ती है तो कॉमर्स बढ़ता है, वाणिज्य वहां पे बढ़ता है, तो शहर में ग्रोथ आएगी। दूसरा मैं आपको शहर बताता हूं जो हॉटस्पॉट में है, इट इज गोवा। ओके, वाई? बिकॉज आप हांगकांग, मकाऊ देख लो, आप सिंगापुर आप देख लो, जहां पे भी कसिनो अलाउ किया गया है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। गोवा ऑलरेडी एक ऐसा स्टेट है, जैसा मैंने बताया, कि 5,40,000 का पर कैपिटा इनकम है, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मोपा का नया एयरपोर्ट वहां पे बना है, और जो नया वाला एयरपोर्ट तो क्या एयरपोर्ट बना है? 3.1 मोपा एयरपोर्ट है करोड़ न्यू वाला? 3.1 करोड़ के पैसेंजर हैंडलिंग के साथ ऑपरेट करेगा वो। और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 83% जो लोग होते हैं वो दिल्ली एनसीआर के लोग विजिट करते हैं। आज दिल्ली से गोवा हाईएस्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, 19 फ्लाइट की कनेक्टिविटी है और 6 ट्रेन जाती है। और मोपा एयरपोर्ट के साथ में ही एरो सिटी बन रहा है। आपने दिल्ली को देखा होगा, दिल्ली एरो सिटी बनने के बाद क्या बिल्कुल। ग्रोथ आया है। उसके बाद जो मांडवी रिवर पे जो कसिनो हो का जो था, जैसे बिग डैडी या ये डेल्टन जो था, वो मांडवी रिवर को एनजीटी की वजह से वो बंद किया जा रहा है। एंड गोवा में डार्गिल एक ऐसा जगह है जहां पे गवर्नमेंट ने 1700 एकड़ में कसिनो अलाउ किया है। सो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं वो वहां पे आएंगे। आपको जान के खुशी भी होगा और प्राउड भी होगा कि गोवा इज 15th मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन इन इंडिया। ओके, कि मतलब पूरे फॉरेन में जितने भी फॉरेनर्स कहीं पे जाते हैं तो उसमें से 15वें रैंक पे वो आता है। और इंडिया में जितने जो सबसे ज्यादा जो टूरिज्म के लिए जाते हैं वो गोवा में जाते हैं, वो नंबर 1 पे है। और जो हमारे यहाँ फॉरेनर विजिटर आते हैं सबसे ज्यादा गोवा में जाते हैं। एंड पूरे वर्ल्ड वाइड से वो है 15वां नंबर है। गया इज द सेकंड सिटी जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं आफ्टर गोवा, बिकॉज वो बुद्ध का जन्मस्थली है। चाइना से आप देखोगे तो पूरा जो ईस्टर्न वाला बेल्ट है, एशियन ईस्टर्न बेल्ट है, और फिर वो वो पूरा हमारी पूरा हिंदू बुद्धिस्ट है। माइथोलॉजी से भी कनेक्टेड। तो थाईलैंड से, आपके कोरिया से, जापान से, चाइना से लोग वहां पे विजिटर आते हैं। लेकिन गोवा इज द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और जब से दिल चाहता है मूवी बनी है, हर किसी का वो दूसरा डेस्टिनेशन बना है। तो इतनी सारी डेवलपमेंट बनी है। और जितने भी टॉप कैटेगरी के बिल्डर है आप उठा लो, लोधा, डीएलएफ, गोदरेज, ये सारे के सारे वहां पे प्रोजेक्ट ला रहे हैं। और गोवा के प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले कि हमारे हिंदुस्तान में रेसिडेंशियल में 1% का रेंटल है। यू विल बी शॉक टू नो कि गोवा में 14% का रेंटल है, क्योंकि क्या? वहां पे हर प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पे चढ़ जाती है। और जब सीजन होता है,
अब हर गोवा में तो हर समय ही सीजन है, लेकिन अब आप देखोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो वहां पे जो टैरिफ होता है वो लगभग 4 गुना होते हैं। तो सर्विस अपार्टमेंट ये बहुत स्कैर्सिटी होती है। मतलब हॉट डेस्टिनेशन हॉटेस्ट डेस्टिनेशन दिल्ली वालों के for the investment also, for the development also, for लिए। एंड आशुतोष, tourism इट इज also. ऑल्सो गुड फॉर योर एंड यूज। जो अगर आप Okay. सेकेंड इनिंग आप प्लान कर रहे हो, तो गोवा की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि जो जीने की क्षमता जिसको बोलते हैं, वो 86 साल है। दिल्ली की 86 जो है, 86 नहीं, उल्टा कर दो तो 68 है, बिकॉज यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे 500 का होता है, गोवा में फिर भी 40 का होता है। तो लोग अपनी रिटायरमेंट लाइफ वहां जीना चाहते हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, और अगर आपको ये बातें इंफॉर्मेटिव लगी है, और अगर आप हिंदुस्तान के यूथ हैं और रियल स्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेके और दूसरे पॉडकास्ट में ये आते रहेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। जो चैनल का नाम है हाउस ऑफ एस, पावर्ड बाय ekbaat.com। तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा, ताकि अगली कोई पॉडकास्ट आए तो आपके पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। It was honor being here. Thank you.